मतलब आप किसी भी माइनर के साथ एग्रीमेंट नहीं कर सकते जो बिलो 18 है। ही नथिंग हियर इन कंटेंट शैल अफेक्ट एनी लॉ फोर्स इन इंडिया। और जो भी अदर्स लॉ है वो उसको वो भी इसके अंदर उसको भी आप इसमें गलत नहीं, मतलब जो अदर्स लॉ है उसको भी आपको वायलेट नहीं करना है कॉन्ट्रैक्ट बनाते वक्त। हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट है अगर वो फ्री कंसेंट से बनाए गए हो तो। द प्रोविजंस आर नॉट अफेक्ट एनी अदर लॉ इन इंडिया विच बाय विच एनी कॉन्ट्रैक्ट इज रिक्वायर्ड टू मेड इन राइटिंग और इन द प्रेजेंस ऑफ विटनेस और एनी लॉ रिलेटिंग टू द रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। बाकी जो इंडिया में लॉ है उसको भी अफेक्ट नहीं होना चाहिए। अगर जो आप कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो तो बाकी लॉस का भी ध्यान रख के आपको कॉन्ट्रैक्ट बनाना है। अभी कॉन्ट्रैक्ट बनाते वक्त क्या क्या हमको ध्यान में रखना है, जो आप कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो वो या तो रिटन में या तो ओरल में होना चाहिए। पर ऐसा प्रेफरेबली रिटन में ज़्यादा अच्छा होता है क्योंकि बाद में वर्ड्स की कोई वैल्यू नहीं होती है आज के टाइम पे, तो रिटन में ज़्यादा बेस्ट होता है। इट इज़ हाउएवर इन द इंटरेस्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी दैट द कॉन्ट्रैक्ट शुड बी इन राइटिंग। इन सम केसेज द डॉक्यूमेंट इन विच द कॉन्ट्रैक्ट इज इनकॉर्पोरेटेड इज़ टू बी स्टैम्प। जो आपने डॉक्यूमेंट बनाया, कॉन्ट्रैक्ट बनाया, उसको स्टैम्प वकील से या फिर कोर्ट से आपको स्टैम्प लेना है, तभी जाके वो वैलिड होगा। इन सम अदर केसेज द कॉन्ट्रैक्ट डिसाइड रिटन वन हैज़ टू बी रजिस्टर। और जो आपने कॉन्ट्रैक्ट बनाया उसको रजिस्टर भी करना होता है कुछ कुछ केसेस में। थर्स where there is a statutory requirement that a contract should be in written or in the presence of witness, the statutory formalities must be complied with. The essential elements of a contract are as under: proposal and acceptance, consideration, capacity of parties to contract, free consent, and agreement must not be expressly declared to be void. Writing and registration if so required by law. अभी एक एक पॉइंट्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे कि मतलब ये पॉइंट्स हम क्या पढ़ रहे हैं कि इसेंशियल्स एलिमेंट्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या क्या चीज़ होना चाहिए। तो पहले प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस। व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अदर हिज विलिंगनेस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग विथ अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द एसेंट ऑफ दैट अदर टू सच एक्ट और एब्सेंटीज, ही इज सेड टू मेक अ प्रपोजल। प्रपोजल मैंने सिंपल वर्ड्स में आपको वीडियो नंबर 1 या फिर 2 में बताया था। जैसा कि आपको अपनी कार बेचनी, मतलब मुझे अपनी कार बेचनी है आपको, तो ये जो मेरे दिमाग में है कि मुझे मेरी कार बेचनी है, तो इसको बोलेंगे प्रपोज़ल। मतलब मैंने आपके सामने रखा, मेरा प्रपोज़ल रखा मैंने आपके सामने, और प्रपोज़ल को सेक्शन 2 सबसेक्शन ए में डिफाइन किया गया है। वन पर्सन शैल सिग्निफाई or make a proposal or offer to the other with a view to obtaining the acceptance of that another person to whom offer is made। अगर मैंने आपको ऑफ़र दिया तो आपको उसको एक्सेप्ट भी करना ज़रूरी है। और प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस मतलब खाली मैंने आपको ऑफ़र दिया और आपको वो मंजूर नहीं है, लेकिन तो ऐसा नहीं चलेगा, आपको भी वो ऑफ़र को एक्सेप्ट करना ज़रूरी है, तभी जाके वो एग्रीमेंट बनेगा। When the person to whom the proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is said to be acceptance। अगर आपने वो प्रपोज़ल एक्सेप्ट किया तभी जाके वो प्रॉमिस बनेगा। प्रपोज़ल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम अ प्रॉमिस। मैंने आपको प्रपोज़ल दिया कि आप मेरी कार खरीदो, तो आपने उसको एक्सेप्ट किया, तो जब मैंने आपको मेरा प्रपोज़ल दिया और आपने एक्सेप्ट किया, वो उस टाइम पे बन जाएगा प्रॉमिस। नेक्स्ट है कंसिडरेशन। कंसिडरेशन मतलब कुछ तो भी वैल्यू होना चाहिए, मतलब बदले में कुछ तो मिलना चाहिए। एग्जाम्पल ए एग्रीज टू, हम लोग कार वाले एग्जांपल लेते हैं, मतलब मैंने आपको कार दिया और आपने मुझे 5 लाख रुपीज़ दिए, तो आपके लिए कंसिडरेशन हो गया कार और मेरे लिए कंसिडरेशन हो गया 5 लाख रुपीज़। कंसिडरेशन को सेक्शन 2 सबसेक्शन डी में डिफाइन किया गया है। ये सेक्शंस जो भी आपके टेक्स्ट बुक में दिए हैं वो आपको एज इट इज़ एग्ज़ाम में लिखना होता है। अगर आपको सेक्शंस याद नहीं है तो आप मत लिखो, गलत लिखने से अच्छा ना लिखो, बट जो आपका कंसिडरेशन होता है वो भी लॉफुल होना चाहिए। जैसा कि इट इज़ फॉरबिडन बाय लॉ और इट इज़ ऑफ सच अ नेचर डेट इफ़ परमिटेड इट विल डिफेट द प्रोविजन ऑफ एनी अदर लॉ। मतलब किसी अदर लॉ को भी वो हार्म नहीं होना चाहिए, मतलब किसी अदर लॉ को भी वो नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। इट इज़ फ्रॉडलेंट और इन्वॉल्व्स और इम्प्लाइज इंजरी टू द पर्सन और प्रॉपर्टी ऑफ अदर। किसी की प्रॉपर्टी को, अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये सब चीज़ें मिसिंग है या फिर जो आपका कंसिडरेशन है वो अनलॉफुल है, तो आपका कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा।
जो नेक्स्ट पॉइंट इज कैपेसिटी ऑफ पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट कम्पिटेंट पार्टीज। अभी जो पार्टीज़ है मतलब ए पर्सन और बी पर्सन, वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कम्पिटेंट होने चाहिए, मतलब वो साउंड माइंड के होने चाहिए एंड इज़ नॉट डिस्क्वालीफाई फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी लॉ। मतलब लॉ के नज़रिए में वो क्रिमिनल नहीं होनी चाहिए और वो 18 ईयर्स के अबव होनी चाहिए। Section 11 of the Act states that every person is competent to contract who is of age of majority according to the law to which he is the subject and who is of sound mind and is not disqualified from contracting by any law to which he is subject. Next point is free consent. Parties to a contract must give their free consent. The parties must be ad idem. For example, both the parties must agree upon the same thing in the same sense. मतलब जो भी आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो वो किसी के प्रेशर में आके नहीं करना, फ्री कंसेंट होनी चाहिए आपकी। 2 or more person आर सेट टू कंसेंट व्हेन दे आर एग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। जो चीज़ के लिए कॉन्ट्रैक्ट की जा रही है और जो कंसिडरेशन है दोनों को उसमें एग्री होना चाहिए, तभी जाके उसमें फ्री कंसेंट होगी। मेरे कंसेंट इज़ नॉट इनफ, कंसेंट ऑफ पार्टी मस्ट बी फ्री। फॉर एग्जाम्पल, इट मस्ट हैव नॉट बीन ऑब्टेन बाय कोर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक। मतलब आपको किसी को डरा धमका के या फिर कुछ गलत चीज़ें दिखा के, मतलब कॉन्ट्रैक्ट में कुछ और है और आपने कुछ और बताया, तो वैसा नहीं होना चाहिए, फ्री कंसेंट होना चाहिए। एन एग्रीमेंट मस्ट नॉट बी एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड। मतलब आप जो भी एग्रीमेंट करोगे वो वॉइड एग्रीमेंट, मतलब किसी और लॉ को वो तोड़ता नहीं हो। जैसे कि वॉइड एग्रीमेंट वो नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ, वो जब से वो बनाए रहते हैं वो स्टार्टिंग से ही नॉट एनफोर्सेबल रहते हैं। इट इज़ अ वॉइड अब इनिशियो, मतलब वो आपको मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, वॉइड अब इनिशियो का मतलब जब से वो बनाया रहता है स्टार्टिंग से ही वो वॉइड रहता है, मतलब उसकी वैल्यू नहीं होती। वॉइड एग्रीमेंट आर नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ एज दे आर अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। जैसे कि आप किसी के साथ रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, मतलब ट्रेड को रोकने के लिए कोई एग्रीमेंट नहीं कर सकते। रेस्ट्रेंट ऑफ मैरिज या फिर रेस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, किसी की मैरिज रोकने के लिए या फिर लीगल प्रोसीडिंग को रोकने के लिए आप कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। अगर आपने किया तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा। राइटिंग एंड रजिस्ट्रेशन, नेक्स्ट पॉइंट, कॉन्ट्रैक्ट कैन बी मेड इन एक्सप्रेस और इम्प्लाइड वेज। द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी इन राइटिंग एंड रजिस्टर सो इफ रिक्वायर्ड बाय एनी लॉ, फॉर एग्जाम्पल गिफ्ट, मॉर्गेज, सेल, लीज एज अंडर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ ए कंपनी अंडर द इंडियन कंपनी एक्ट, डॉक्यूमेंट स्पेसिफाइड अंडर द सेक्शन 17 ऑफ द इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 आर रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर। जो आपने कॉन्ट्रैक्ट बनाया है उसको आपको रजिस्टर करना है, मतलब आपको वहाँ पे कोर्ट में जाके उसका स्टैंप लेना है नोटरी पेपर पे, तभी जाके आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। तो ये हमने देखा इसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए क्या क्या इसेंशियल्स, क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती है, एक बार रिवाइज कर देते। पहला पॉइंट था प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस, सेकेंड पॉइंट कंसिडरेशन, थर्ड कम्पिटेंट पार्टीज, फ्री कंसेंट, नेक्स्ट एग्रीमेंट वॉइड नहीं होना चाहिए, मतलब आप किसी के मैरिज के खिलाफ या फिर लीगल प्रोसीडिंग या फिर ट्रेड को रोकने के लिए एग्रीमेंट नहीं कर सकते। और लास्ट राइटिंग एंड रजिस्ट्रेशन। अभी हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो गया, नेक्स्ट लेक्चर से हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।